हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के द पॉइंटर सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। और एक बार जितने भी लोग हैं सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच। फिर हम शुरू करते हैं आज के हमारे द पॉइंटर से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका हमको एनालिसिस करना है, उनके बारे में हम देखेंगे सारे क्वेश्चन में। जहाँ पर ज़रूरत होगी, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जीए क्वेश्चन बनेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। और जल्दी से सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, आपके फोर्ब्स सूची के बारे में ये क्वेश्चन आपका है। कौन सा? फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष पर कौन है? अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा एथलेटिक्स यानी आपके खेल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम क्या है? लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमाई करने वाले एथलीट बने हैं इस सूची में, $130 मिलियन के साथ में। कितना? $130 मिलियन के साथ में। और लियोनेल मेसी आप जानते हैं कौन से फुटबॉल के खिलाड़ी हैं? सबसे नंबर 1 पर पूरी दुनिया में गोल करने के मामले में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद कौन है? तो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, नाम कमेंट में आंसर करके बताइएगा। ठीक है, और तीसरा कौन है? तो तीसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी। यह सारे पॉइंट याद रखिएगा। और लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फोर्ब्स की सूची में पहले स्थान पर हैं $130 मिलियन के साथ में। नेक्स्ट हमारा है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा इसको जारी किया गया है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट? तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और ये खाद्य संगठन है कहाँ? तो रोम में है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में इसका हेडक्वार्टर है खाद्य एवं कृषि संगठन का। और इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया है? तो ये आपके कब तक जारी किया गया? तो 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान इसको जारी किया गया है। ठीक है, 15वां इसका संस्करण है, याद रखिएगा, इस विश्व वानिकी कांग्रेस का, जिसके बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और ये आपका जो रिपोर्ट है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इस मीटिंग का, इस कांग्रेस का आयोजन यानी XV 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के अभी जो आपका सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? सियोल में। कहाँ पर? सियोल है कहाँ पर? तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है, याद रखिएगा, सियोल। जहाँ पर इस सम्मेलन का, इस कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जहाँ पर आपकी इस रिपोर्ट को पेश किया गया है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, कि दुनिया में वन की कंडीशन क्या है, वन की स्थिति क्या है। ठीक है, अगर हम वन की स्थिति की बात करें अपने भारत में, तो हमारे भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, MP में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल है, वन आवरण सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस 15वीं कॉन्फ्रेंस का, इस आपकी कांग्रेस की मीटिंग का जो विषय है वो क्या है? तो वन के साथ एक हरित, स्वास्थ्य एवं लचीले भविष्य का निर्माण करना जो है इसका थीम है। और वन पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर विस्तृत है? तो लगभग 31% पर, यानी जो एक एवरेज होना चाहिए वन आवरण का पूरी दुनिया में वो है 33%। कितना? पूरी दुनिया में अगर संतुलित वातावरण चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसके लिए कम से कम 33% वन का होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर भी इस आपके 33% के रेशियो से थोड़ा कम है, 31% वन आवरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में लुई विटोन हाउस एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्वेश्चन क्या है? तो लुई विटोन हाउस एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण बनी है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ 2022 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है हर्षदा शराह-गरुड़। कौन? हर्षदा शराह-गरुड़ बने हैं पहले भारतीय यहाँ पर इसको जीतने वाले। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 IWF 2022 जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।
कहाँ पर किया गया है? तो ग्रीस में किया गया है इसका आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, क्योंकि आपको पता है इस पूरे कोविड काल में, लगभग इस पूरे 3 साल में कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसका रहा है तो वो है डॉक्टरों और नर्स का। इसलिए ये दिवस इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमेशा प्रतिवर्ष किस आपके दिवस को मनाया जाता है? तो 12 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसी मई के महीने में आपका 22 मई को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन पड़ता है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसको कहते हैं जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। ठीक है, यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है नर्स दिवस को 12 मई को। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो नर्स अवाइज टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, इसकी थीम रखी गई है। और अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में कौन से राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 0.2, यहाँ पर 2.0 सॉरी, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है? कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना एमपी में। और एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी के बारे में थोड़ा सा समझ लें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश जो है, अगर एरिया की बात करें क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एरिया में पहले स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी इसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है इंदौर। कौन सा? इंदौर एक जगह है जो लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसी इंदौर में एक जगह है जिसका नाम है उज्जैन, जिसको हम महाकाल की नगरी कहते हैं। महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं। और कुंभ मेले का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। और कुंभ मेले की बात से अगर आपको याद आए तो कुंभ मेला प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में, इन 4 जगहों पर प्रति 12 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। इसी मध्य प्रदेश में एक पाषाणकालीन स्थल है जिसका नाम है भीम बेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। यहीं पर जो है 500 से ज़्यादा गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी मध्य प्रदेश में एक पाषाणकालीन स्थल है जिसका नाम है लेखैया। इसी लेखैया में 27 से ज़्यादा समाधान प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। टोटल कितने हैं? 12 हैं। इन 12 में से 6 जो हैं, 6 नेशनल पार्क जो हैं उन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, 6 नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के। हमारे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल। इतने सारे पॉइंट याद रखिएगा मध्य प्रदेश से संबंधित। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, ड्रोन स्कूल को खोलने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो इसी मध्य प्रदेश में किया गया है, एमपी में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मध्य प्रदेश से संबंधित। और इस योजना का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा 1 अप्रैल 2017 में किया गया था, याद रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना का। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना किस राज्य के वंचित छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित करेगी? भारतीय सेना के द्वारा कौन से राज्य के लिए, यहाँ कौन से राज्य के वंचित छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर स्थापना की जाएगी? तो ये स्थापना की जाएगी कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। एक पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में जो है स्थापना की जाएगी कोचिंग सेंटर की। मणिपुर ही वो राज्य है जहाँ पर अभी हाल ही में पहली बार एक मालगाड़ी पहुंची है। ऐसा पहली बार हुआ है, मणिपुर में एक रेलगाड़ी पहुंची है।
मणिपुर में ही वो आपके 1857 की क्रांति की प्रणेता थी, जिनका नाम है रानी गाइदिन्लु। अभी हाल ही में उनके नाम से एक स्टेशन भी वहाँ पर बनाया गया था, और ये मणिपुर में कोचिंग सेंटर लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना को आप तो पता है कि भारतीय सेना को हम यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना दिवस हमारा मनाया जाता है 15 जनवरी को, जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और वायु सेना दिवस आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। और अभी हमारे देश में तीनों सेनाओं को संतुलित करने के लिए एक नए पोस्ट की स्थापना की गई थी, एक नया पोस्ट जो है क्रिएट किया गया था, जिसका नाम है सीडीएस। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और पहले सीडीएस बने थे विपिन रावत, जिनका तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से देहांत हो गया। और देहांत में ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या नाम है? तो इस समय विपिन रावत जो थे वो सीडीएस थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, गढ़वाल क्षेत्र से। चलिए, मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन है इस समय? तो उनका नाम है ला गणेशन, मणिपुर के इस समय राज्यपाल हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, हाल के दिनों में किस राज्य में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए पौष्टिक नाश्ता योजना, कौन सा? पौष्टिक नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। जैसे मिड डे मील होता था, ठीक है, एमडीएम जैसे आपका होता था, उसी की तरह पौष्टिक नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो है, इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई इसकी कैपिटल है, दक्षिण भारत का राज्य है। इस तमिलनाडु के इस समय जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है स्टैलिन। क्या नाम है? स्टैलिन उनका नाम है, याद रखिएगा, जिस समय मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। इसी तमिलनाडु में अभी हाल ही में डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु से संबंधित। और जल्लीकट्टू आपका कहाँ पर होता है? यहीं पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पौष्टिक नाश्ता योजना, तमिल जो है यहाँ की लैंग्वेज है, याद रखिएगा, तमिलनाडु की। पौष्टिक नाश्ता योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो एम.के. स्टालिन, यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? डॉक्टर रविंद्र नारायण रवि। डॉक्टर रविंद्र नारायण रवि जो है इसके इस समय राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कृषि, फसल बीमा और ऋण पर राजनीतिक साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और ये समझौता किसके साथ हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के साथ में ये समझौता किया गया है। और भारत के किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सब उत्पादों के ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए समझौता किया है? किसमें? कौन से मंत्रालय ने? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसके साथ समझौता किया गया है? तो अमेजॉन, जो एक प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू मार्केटिंग करने वाली आपकी कंपनी है अमेजॉन, इन्हीं के द्वारा जो है ये समझौता किया गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये समझौता अमेजॉन के साथ किया गया है कि वो हमारे यहाँ पर हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनने वाले उत्पादों को यहाँ पर एक प्रकार से एडवर्टाइज करें या वर्ल्ड लेवल पर उसका प्रचार करें, मार्केटिंग करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कौन से देश को निलंबित कर दिया है? तो ये निलंबित किया गया है किसको? रशिया को। और रशिया की जगह शामिल कर लिया गया है किसको? तो चेक गणराज्य को, ठीक है। चेक गणराज्य को शामिल कर लिया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो एक प्रकार से पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा करती है, याद रखिएगा। और रशिया को किस वजह से बाहर किया गया? तो उसका रीजन है रशिया के द्वारा यूक्रेन पर किया गया आक्रमण, ठीक है। यूक्रेन पर रशिया ने जो आक्रमण किया है उसी के कारण रशिया को इस मानवाधिकार परिषद से बाहर किया गया है। लेकिन उसकी जगह पर एक नए देश को शामिल किया गया है जिसका नाम है चेक गणराज्य। इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बात करें रशिया के बारे में,
रूस के बारे में बात करें तो रूस का जो क्षेत्रफल है ये एरिया में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो वो रशिया है। इस समय रशिया के जो हेड हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन इनका नाम है, जो इस समय रशिया के राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा रशिया की कैपिटल क्या है, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को इस समय जो है ये कौन सी आपकी नदी के किनारे है, जो मॉस्को, तो ये है मॉस्कोवा नदी के किनारे, मॉस्कोवा नदी के किनारे। यूराल पर्वत जो है इसको एक प्रकार से यूरोप से और अब एशिया से अलग करता है रशिया को। भारत और रूस के मध्य में एक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है इंद्रा युद्धाभ्यास। भारत और रूस के साथ में रशिया और इंडिया के संयुक्त उद्यम के माध्यम से एक मिसाइल का निर्माण किया गया है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सा, ब्रह्मोस मिसाइल। और ये वही मिसाइल है जो रशिया और इंडिया बनाती है और इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी के नाम से किया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा रशिया से संबंधित। और रशिया का जो विभाजन हुआ था 1991 में यूएसएसआर से तोड़ करके यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस जो था वो टूट करके बन गया रूस। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा रशिया से संबंधित। और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर रूस को बाहर किया गया है, चेक गणराज्य को शामिल किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में प्रभावी ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है, तो ये आपकी जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है इस रिपोर्ट को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो ये भी वहीं पर है जहाँ पर मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है, यानी जेनेवा में स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। भारत के प्रसार भारती ने किस देश के आधिकारिक ऑफिस्ड लॉ रेडियो एट लॉ टेलीविज़न समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया गया है मेडागास्कर के साथ में। मेडागास्कर जो देश है ये कहाँ पर है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं आइलैंड है। ठीक है, एक आइलैंड है, याद रखिएगा, अलग से एक आइलैंड है छोटा सा। आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप कभी भी बनाइए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर जस्ट बगल में आप देखेंगे एक देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। तो यही इसी के द्वारा जो है ये आपका प्रसार भारती ने समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है, तो कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और कार्मिकों के आदान प्रदान का सहयोग और सह उत्पादन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा है मेडागास्कर की राजधानी क्या है, तो एंटनानारिवो इसकी राजधानी है और मुद्रा क्या है, मालागाशी एरेरी इसकी जो है मुद्रा है। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इन्हीं को दिया गया है टेम्पल्टन अवार्ड। और हाल ही के दिनों में बायोगैस से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन कहां पर बनाया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया है भारत का पहला चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र जो है एक प्रकार से औद्योगिक राजधानी, ये आपकी जो मुंबई है इसको हमारे देश की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इसी महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, इसी महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये सारे याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित। इसी महाराष्ट्र में जितने आपका आरबीआई जो है उसका मुख्यालय है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं ज़्यादातर हमारे देश में जो बैंक है उनका मुख्यालय इसी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसी महाराष्ट्र में है ज़्यादातर बैंकों के मुख्यालय। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मुंबई के बारे में। और इसी महाराष्ट्र में मुंबई हाई नाम का जो है एक पेट्रोलियम स्थल भी है, याद रखिएगा, जहाँ से पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया, तो आदित्य ठाकरे जो पर्यावरण मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में।
ठीक है। महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का मतलब एनसीपी प्लस कांग्रेस प्लस शिवसेना, इस प्रकार से 3 पार्टियों के गठबंधन से यहाँ पे बनी हुई है महाराष्ट्र में सरकार। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली उच्च प्रदर्शन वाली हरित उपग्रह प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो परीक्षण है ये किया गया है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के द्वारा। किसके द्वारा? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका में अवस्थित है। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है आईटी सिटी है। आईटी सिटी कही जाती है। भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को, ठीक है, भारत का बगीचा कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बेंगलुरु से संबंधित। और अभी हाल ही में टोमेटो फीवर बीमारी किस राज्य में देखी गई है? तो टोमेटो फीवर बीमारी केरला में देखी गई है। केरला, इसको एक प्रकार से बीमारियों का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमारी का द्वार कहा जाता है हमारे देश में। ज़्यादातर जितने भी बीमारियां आती हैं वो सारी बीमारियां इसी रास्ते से आती हैं। केरल हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य है। सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। केरल की भाषा क्या है? तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो है मलयालम, ठीक है, मलयालम यहाँ की लैंग्वेज है। और केरल जो है यहाँ पर इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनरई विजयन। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मसालों का उत्पादन ज़्यादातर होता है कहाँ पर? तो केरल में किया जाता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं केरल से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, कॉमन पॉइंट, ठीक है। तिरुवनंतपुरम इसकी क्या है? कैपिटल है केरला की। अगला हमारा, ये बीमारी किसके कारण फैलती है? तो टोमेटो फ्लू वायरस के कारण ये आपकी बीमारी फैलती है, याद रखिएगा। और हमारे देश में जो इसके पहले कोविड वायरस जो पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा था, वो कोविड वायरस का पहला केस भी हमारे देश में कहाँ पर मिला था? तो केरला में मिला था। लेकिन कोविड के कारण पहली मृत्यु कहाँ पर हुई थी हमारे देश में? तो वो कर्नाटका में हुई थी। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत के किस मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना की घोषणा की है? तो किसने? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। कुल बजट कितना निर्धारित है? तो 363 करोड़ रुपए। और ये जो आपकी परियोजना है किस मिशन के तहत किया गया है? राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत। कौन से? राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत किया गया है। और अभी हाल ही में लॉन्च हुई है पृथ्वीराज, ठीक है। जितने लोग देख चुके हैं कमेंट में आंसर करके बताइएगा, पृथ्वीराज। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने निर्यात आयात लेन देन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेंड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितनी अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान भारत के द्वारा दिया गया है। हिंदी भाषा दिवस आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर इसका आयोजन 10 जनवरी को किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2023 के विकास अनुमान को 7.9% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 7.6%। 7.6% कर दिया गया है। और हाल ही में OMC पावर ने स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के साथ में। किसके साथ में? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के साथ में ये समझौता किया गया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सेशन में जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के पुर्जे बनाने के लिए किसने निवेश करने की योजना बनाई है? इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने के लिए, क्योंकि भारत में इस समय इलेक्ट्रिक वैन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रण और पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सके। तो ये किया गया है टोयोटा समूह के द्वारा, जो कहाँ की है? तो जापान की है टोयोटा समूह, ठीक है। कितने अरब का निवेश होगा? तो 48 अरब रुपए का। और ये आपका जो है जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान की कैपिटल तो आपने देख लिया कौन सी है? टोक्यो है जापान की कैपिटल। इसी टोक्यो में आयोजन किया गया था ओलंपिक और
पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो इसी जापान में आयोजन किया गया है। और इस टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, एक गोल्ड मेडल के साथ में। और पैरा ओलंपिक में भारत ने जीते हैं टोटल 19 मेडल। जापान में इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। क्या नाम है? जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? फूमियो किशिदा, जो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। और भारत की यात्रा के बाद हमारे प्रधानमंत्री भी अभी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे थे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्वाड की बैठक इस बार, क्वाड की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो टोक्यो में हुई थी। क्वाड का जो सम्मेलन है, 4 सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक, टोटल 4 सम्मेलन, और 4 में से 2 मीटिंग जो है वर्चुअल हुई थी और 2 का आयोजन व्यक्तिगत रूप से किया गया था। तो पहला व्यक्तिगत वॉशिंगटन में हुआ था और दूसरा व्यक्तिगत जो है टोक्यो में हुआ है इस बार। और क्वाड देशों में शामिल कौन कौन है? तो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। इन चारों देशों के समूह को क्वाड नाम दिया गया है और इन्हीं समूहों के द्वारा ही एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम जापान की बात करें तो भारत और जापान, इंडिया और जापान के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है जाइमेक्स युद्धाभ्यास। कौन सा? जाइमेक्स युद्धाभ्यास। उसके अलावा एक दूसरा युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है जापाड युद्धाभ्यास। कौन सा? जापाड युद्धाभ्यास। तीसरा एक युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में जिसको कहते हैं अर्थ गार्जियन। कौन सा? अर्थ गार्जियन युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है इंडिया और जापान के बीच में। तो ये आपका जापान जो है 4 छोटे छोटे आइलैंड पे बसा हुआ है पूरा, जिनको हम कहते हैं होन्सु, शिकोकू, आपका होकिडो। ये सारे आपके छोटे छोटे जो आपके आइलैंड हैं उन्हीं पर पूरा जापान बसा हुआ है। और जापान तो एक ऐसा देश है जिसको उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा भूकंप आते हैं, हमेशा ये मुश्किलों को झेलता है पर्यावरणीय, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये आज विकसित देश के रूप में, एशिया का एकमात्र विकसित देश के रूप में बना हुआ है जापान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में एयर इंडिया का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा? तो टाटा सन्स के द्वारा। एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में किया गया था एयर इंडिया की स्थापना। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगला हमारा है, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। और ओपीएस किस योजना के स्थान पर बहाल की गई है? यानी आपकी जो राष्ट्रीय पेंशन योजना जो पुरानी है, इसको बहाल किया गया है। कौन सी योजना के आधार पर? पुरानी जो योजना थी उसका नाम था राष्ट्रीय पेंशन योजना। हाल ही में निधन हुआ पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ला कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो संस्कृत और हिंदी के क्षेत्र से जुड़े हुए थे रमाकांत शुक्ला। और पृथ्वी की जीवन सहायक प्रकृति की जांच के लिए एनडीआरएस मिशन के शुभारंभ की घोषणा किसने किया है? तो ये राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन के द्वारा जो है इसका एक प्रकार से शुरुआत की गई, शुभारंभ की गई है। ये नासा जो है अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में ये आपका वही है नासा जो आपका है। नासा मतलब क्या हो जाता है? राष्ट्रीय वैमानिक अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा नासा। और अब हम अगर बात करें हमारे देश की पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनी थी, तो उनका नाम क्या है? एक बार कमेंट में आंसर करके सारे लोग दीजिएगा, ठीक है। भारत की तरफ से कौन सा पुरुष गया था सबसे पहले? तो उनका नाम था राकेश शर्मा। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। ये सारे आपके मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर जो भारतीयों में अगर आप देखेंगे वो चाहे कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्सन हो, ये सारे नासा के थ्रू ही अंतरिक्ष में गए थे। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। नासा का जो है एक प्रकार से स्थापना की गई थी, यह 1958 में किया गया था, जब हमारे देश में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत में डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में हुई थी, याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा नासा से संबंधित। और पृथ्वी की जीवन सहायक प्रकृति की जांच के लिए एनडीआरएस मिशन की शुभारंभ इसी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय वायुसेना ने किस फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल के पहले विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये सुखोई
सुखोई 30 MKI का परीक्षण किया गया है। और हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो डॉक्टर माणिक शाह ने। किसके स्थान पर? तो बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव जो इसके पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर माणिक शाह नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, त्रिपुरा एक वही राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे देश में 25वें, कौन से 25वें मुक्त आयोग जो है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है, क्या नाम है? तो राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान पर? सुशील चंद्रा के स्थान पर। सुशील चंद्रा के स्थान पर नियुक्त किए गए, याद रखिएगा, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार। हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल, कौन सा? गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अश्वनी वैष्णव के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये आपका उसी के द्वारा इसका शुरुआत की गई, जिसमें अश्विनी वैष्णव हैं जो इस मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का संचालन कर रहे हैं। इस पोर्टल का शुभारंभ किस लिए किया गया है? तो केंद्रीकृत मार्ग का आधिकारिक अनुमोदन के लिए इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय परिदृश्य कुछ क्वेश्चन है। पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो 95वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। खेलो इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। उपराष्ट्रपति के अलावा हमारा जो उपराष्ट्रपति देश के होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्यरत होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि हमारे राज्यसभा के सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। उड़िया साहित्य और विशेषकर कथा साहित्य की किस प्रसिद्ध लेखिका का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है वीणा पाणी मोहांती। क्या नाम है? वीणा पाणी मोहांती का भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कथा साहित्य से जुड़ी हुई हैं। और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी का आयोजन कब किया गया है? 25 से 30 अप्रैल 2022 में ये आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन में। उसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कौन सा है? 75वां है, याद रखिएगा, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसका आयोजन 12 मार्च से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कहाँ से? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम गुजरात से इसका शुभारंभ किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात से इसका शुभारंभ किया गया। ये वही दिन है जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, 1930 में, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, भारत का सिरेमिक एवं ग्लासवेयर, कौन सा? भारत का सिरेमिक तथा ग्लासवेयर अगर हम बात करें तो उत्पादों के निर्यात में, यहाँ पर उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग 168% की वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि के साथ कुल मूल्य कितना पहुंच चुका है? तो लगभग 346.4 करोड़ डॉलर। कितना? 346.4 करोड़ डॉलर जो है इसका जो है एवरेज पहुंच चुका है इन उत्पादों के निर्यात का मूल्य। नेक्स्ट हमारा है वित्त वर्ष 2013-14 में इसका मूल्य कितना था? तो 129, यानी डबल से भी ज़्यादा एक प्रकार से वृद्धि हुई है। और यह योग कार्यक्रम योग प्रभा आयोजित कहाँ पर किया जा रहा है? सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली में। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा। इसका जो है प्रभार किसके पास है इस समय? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने किया? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो सूरत गुजरात में। कहाँ पर? सूरत गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम सूरत की बात करें तो इसी सूरत में अभी हाल ही में स्टील रोड बन रही है, याद रखिएगा। स्टील रोड कहाँ पर बन रही है? तो सूरत में बन रही है। इसे किसने आयोजित किया है? तो सरदार धाम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022
कब आयोजित किया गया है? तो 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो बेंगलुरु कर्नाटका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। शेमिकॉन इंडिया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर? तो बेंगलुरु में जो है इसकी शुरुआत की गई है, कर्नाटक में। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में है और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एकीकृत चुनाव परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली के बख्तवरपुर इलाके में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो सुशील चंद्रा, जो इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, क्योंकि अब चुनाव आयुक्त जो है उनका परिवर्तन हो चुका है। जिनका जो नए बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। कंफ्यूज मत होइएगा, राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके पहले थे वो भी राजीव कुमार ही थे, जिनकी जगह पर अभी हाल ही में सुमन के बेरी में नियुक्ति की गई है। राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के सारे इसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। उद्घाटन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। विविध की कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है और इस पद पर उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? विनीत जोशी का स्थान ग्रहण किया है। और IREC लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार देवांगन को, ठीक है, विवेक कुमार देवांगन को नियुक्त किया गया है नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में। REC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी और फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। अभी हाल ही में फ्रांस में राष्ट्रपति की चुनाव भी हुए थे और राष्ट्रपति के पद पर वहाँ फिर से कौन आ गया है? तो इमैनुअल मैक्रो, जो इसके पहले थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इस पद पर उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो जीन कॉस्टेक्स का स्थान उन्होंने ग्रहण किया है। और फ्रांस की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो उनका नाम है एडिथ क्रिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा के किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो याद रखिएगा 11वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। और पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, तो इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का, ठीक है, 2022 का। इसका आयोजन कब किया गया है? तो 14 से 15 मई 2022 को, जिसकी थीम है डेवलपिंग इंडिया एज क्रूज हब। और इसका आयोजन पोत पत्तन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका आयोजन जो है फिक्की के सहयोग से किया गया। किसके? फिक्की के सहयोग से किया गया है इसका आयोजन। नेक्स्ट हमारे कुछ दिवस के पॉइंट हैं। दिवस में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 18 मई को इसका आयोजन किया जाता है और इसका थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम। क्या? द पावर ऑफ म्यूजियम इसकी थीम रखी गई है, 18 मई को मनाते हैं। और यह जो पहली बार कब मनाया गया था? तो 1977 में। अगला हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 मई को। किस मच्छर की वजह से आपका डेंगू होता है? तो एडीज एजिप्टिस की वजह से जो है आपका डेंगू रोग होता है। ये आपका 16 मई को मनाया जाता है। और किस टाइगर रिजर्व को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। किस राज्य में है? तो राजस्थान में है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। टोटल 52 आपके टाइगर रिजर्व हैं। और किस भारतवंशी शिक्षाविद को बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज निर्धारण समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर स्वाति ढींगरा को, ठीक है। 16 मई को कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम ने। सिक्किम हमारे देश का शामिल होने वाला कौन सा राज्य था? एक बार कमेंट में आंसर बताइएगा। और ये हमारे देश में पहला जैविक राज्य बना था। प्रेम सिंह तामांग यहाँ पे क्या हैं? प्रेम तामांग यहाँ पे इस समय मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। सिक्किम के पहला जैविक राज्य है हमारे देश का सिक्किम।
वैज्ञानिकों द्वारा किस राज्य में मैडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज की गई है? तो लद्दाख में इसकी खोज की गई है। और ये लद्दाख वही राज्य है जिसको 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। किससे अलग करके? तो जम्मू और कश्मीर से अलग करके। उसके साथ साथ अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर स्थित अभी हाल ही में एक थिएटर स्थापित किया गया है लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें लद्दाख के द्वारा, लद्दाख में ही यहाँ पर सबसे ठंडा मरुस्थल है जिसका नाम है लेह। लद्दाख में भी हाल ही में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, पहला विश्वविद्यालय, लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना समिट की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? एससीओ की बात की जा रही है, तो मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? नई दिल्ली के द्वारा। 16 से 19 मई 2022 तक इसका मेजबानी की आयोजन किया जाएगा। और किसको? सोमालिया के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो हसन शेख महमूद को। ठीक है, सोमालिया के नए इस समय अभी हाल ही में सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है हसन शेख महमूद। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व किया जाएगा वी मुरलीधरन के द्वारा। और इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 17 से 20 मई 2022 तक न्यूयॉर्क में। ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका की सेकंड कैपिटल कह सकते हैं आप। ठीक है, अमेरिका की सेकंड कैपिटल है न्यूयॉर्क, यहीं पर हुआ है, जिसके जो आपका हडसन नदी के किनारे है। यहीं पर आपका यूएनओ का मुख्यालय है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है? द पावर ऑफ म्यूजियम। द पावर ऑफ म्यूजियम इसका विषय रखा गया है। 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इस प्रकार से आज के हमारे सेशन के द पॉइंटर सेशन में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम के लिए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे करंट अफेयर सेक्शन में, उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, एनालिसिस किया। जीए सेक्शन में जनरल अवेयरनेस में जो पॉइंट बनते थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, ताकि आपका करंट के साथ साथ कोई भी ऐसा पॉइंट जो आसान हो फिर भी आप अगर एग्जाम में छोड़ दें तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए आपके साथ चलते हैं, ताकि आपके सफलता आपके एग्जाम में निश्चित हो सके। और इसीलिए जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन को जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समसामयिक घटना चक्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सफलता के लिए हर एक प्रयास करने वाली है, याद रखिएगा। और मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, आपके करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।